नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कर्नाटक के शहर भटकल के करीब मनकी नामी इलाके में एक भटकली नौजवान के साथ पेश आए वहशियाना सलूक, जिसमें फॉरेस्ट अफसरान शामिल हैं और गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल का एक डॉक्टर भी उनके उस वहशियाना सलूक में शामिल है। मैं उन चीज़ों को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और दूसरी खबर पाकिस्तान के लाहौर से आई हुई है, जो हमारे सामने एक ऐसी अंधोनाक और ख़तरनाक और शर्मनाक तस्वीर पेश करने जा रही है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और ये हम लोग सोचने पे, महसूस करने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारी नौजवान नस्ल, हमारी औरतें, हमारी बहनें आखिर किस जानिब को जा रही हैं मुसलमान होने के बावजूद। मैं इन सारी तफसीलात पर नाज़रीन रोशनी डालूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों खबरें बगौर सुनेंगे और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, पहली खबर शहर कर्नाटक के शहर भटकल के एक पहली खबर है। मेरे पीछे या मेरे सामने तस्वीरें बदल रही हैं, इसको गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं एक उमैर रुकनुद्दीन नामी एक नौजवान के बदन की, जिनको टॉर्चर करके मार दिया गया है। वार्ता भारती के ऑनलाइन अखबार, जो अंग्रेज़ी अखबार है, वहाँ से, जो मंगलूर से शाये होता है, और भटकल के एक लोकल चैनल, ऑनलाइन चैनल साहिल ऑनलाइन से हमने तस्वीरें जमा की हैं। इन तस्वीरों को देखिए और फॉरेस्ट अफसरान के जुल्म और ज़्यादती की मुँह बोलती तस्वीर है ये। दरअसल हुआ क्या था, 2 दिन कबल ये खबर मंजर आम पर आई है, जिसको भटकल के लोकल चैनल्स ने भी इसको शाये किया है। और वार्ता भारती ने मंगलूर में जब इस नौजवान को वहाँ पर एडमिट किया गया, जो इस वक्त ज़ेर इलाज है मंगलूर के एक मशहूर अस्पताल में, वहाँ उस नौजवान से, जो मेरे पीछे हैं उमर रुकनुद्दीन, इनसे बयान लेकर के इस खबर को शाये किया है। तफसीलात ये है कि ये मनकी के करीब एक बेडकूर नामी देहात, जहाँ जंगलात हैं, वहाँ पर पिकनिक के लिए गए हुए थे। तो जब ये वहाँ से लौट रहे थे तो अचानक कुछ फॉरेस्ट अफसरान इनको धर लिया, जिसमें ये CF बालाचंद्रा, RFO शंकर गौड़ा और मनकी का RFO संतोष रवि और उसके दीगर साथी थे। इनको धर लिया। धर लेने के बाद इन्होंने इन नौजवानों को वहाँ पर अपने दफ्तर ले गए, फॉरेस्ट अफसर ले गए और इनसे ज़बरदस्ती करवाने लगे कि आप जो है इस बात को कबूल करो कि आपने जंगली जानवरों का शिकार किया है। जब उमैर ने और उसके साथ मौजूद एक और नौजवान ने जब इसका इनकार किया, तो खुद उमैर के बयान के मुताबिक जो वार्ता भारती को उसने बयान दिया है, अंग्रेज़ी में ये सारी तफसीलात उनकी वेबसाइट में शाये की गई हैं, तो उन फॉरेस्ट अफसरान ने इनको एक कुर्सी से बांधा और वहशियाना इस कदर सलूक किया कि उसकी जिस्म में मौजूद ये सारे दाग और ये ज़ख्म बताते हैं कि किस अंदाज में इन नौजवानों को इन फॉरेस्ट अफसरान ने मारा है। अब फिलहाल 143 सेक्शन 147, 149, 341, 324, 504, 506 के तहत 20 फॉरेस्ट अफसरान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन 10 दिनों के बाद, क्योंकि जब इनको मार दिया गया तो उस वक्त यही फॉरेस्ट अफसरान ने उमैर रुकनुद्दीन को यहाँ के मकामी सरकारी अस्पताल ले गए और वहाँ जाकर के वहाँ के जो जनरल डॉक्टर होते हैं उससे जो है मेडिकली फिट जो होता है, एक पोस्टमार्टम के बाद कुछ जो रिपोर्ट्स आते हैं, इसी तरह की एक रिपोर्ट्स जब आप किसी को जो है पुलिस थाने में जब आप बंद करते हैं तो उस वक्त जो है जब कोर्ट में पेश करने से पहले आपको जो है मेडिकल फिट होने की एक चीज़ पेश की जानी चाहिए होती है। उस तरह वहाँ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से इन्होंने मेडिकल फिट होने की वो डॉक्यूमेंट्स ले ली जो ज़बरदस्ती थे। फिर उसके बाद इसको लेकर के कारवार चले गए। कारवार में उमैर की हालत को देख करके वहाँ की जेल के लोगों ने इसको अंदर लेना नहीं चाहा, लेकिन वहाँ के फॉरेस्ट अफसरान ने उनको अपने एतमाद में लिया, फिर वहाँ पे दाखिल किया। फिर उसके बाद जो है 10 दिनों के बाद इनको जब बेल मिली है उमैर को,
तो फिर ये दोबारा आए इनके अपने कुछ साथियों के साथ और भटकल अस्पताल, सरकारी अस्पताल में दाखिल किया। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि इनको जो है मज़ीद इनकी हालत इस वक्त बेहतर नहीं है, मैंगलोर ले जाया जाए। फिर उसके बाद जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के 20 अफसरान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो नाज़रीन, आपको ये तस्वीरें क्या बताती हैं? ये तस्वीरें बताती हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत में जुल्म हो रहा है या बीजेपी की हुकूमत में जुल्म हो रहा है। हम जब यूपी में कोई जुल्म होता है तो किसी ख़ास हुकूमत को निशाना बनाते हैं, और जब आप देख रहे होंगे कि भटकली नौजवानों को बिलखुसूस निशाना बनाते हैं फॉरेस्ट अफसरान। और यहाँ के फॉरेस्ट अफसरान के बारे में हमेशा से शिकायत मौसूल हुई है कि जब कोई नौजवान, मुसलमान नौजवान किसी जंगल में जाते हैं किसी पिकनिक को लेकर के या कुछ जहनी सतह पर खुद को आज़ाद महसूस करने के लिए, ठंडी हवाएं खाने के लिए, तो यहाँ के फॉरेस्ट अफसरान ज़बरदस्ती उनको फंसा करके शिकार करने का इल्ज़ामात लगा करके उन पर जुल्म सितम ढाने लगते हैं। अब ये पूछना चाहिए कांग्रेस हुकूमत से कर्नाटक की कि आखिर आपकी हुकूमत में हो क्या रहा है? जब यूपी की हुकूमत में कुछ इस तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ होते हैं तो हम बीजेपी हुकूमत को जो है उसके सर ये इल्ज़ाम बांधते हैं। जब आपके नाक के नीचे, आपकी हुकूमत के नाक के नीचे सब ये सारी चीज़ें हो रही है तो फिर इंसाफ कौन करेगा? तो इसीलिए हालिया यहाँ पर जो है कल PFI और इन लोगों की जानिब से जो है ये जुल्म सितम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें जो है आवाज़ें उठा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जैसे तैसे हो जो है फौरी तौर पर जो भी खाते अफसरान हैं उनको जो है सज़ा दी जाए। अगर सज़ा नहीं दी गई तो अगले दिनों में जाकर के बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया जाएगा। इस तरह की जो है अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन जिस तरह की उमर ने बयान दिया है कि यहाँ तक कि एक ऑफिसर ने उसके कनपट्टी पर बंदूक रख दिया और यहाँ तक कहा कि अगर तुमने शिकार करने का इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लिया और इस बात को नहीं माना तो जो है हम तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स में एसिड भी फेंक देंगे और साथ ही तुम्हें गोली से मार भी देंगे। इस तरह का जो उमर रुकनुद्दीन ने बयान दिया है, पुलिस थाने में भी जो उसने शिकायत दर्ज की है और इस तरह वार्ता भारती के रिपोर्टर के सामने भी इस तरह बयान दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये मामूली बात नहीं है कि आप किसी को भी इस किस्म से जो नाकर्दा गुनाह है उसको कबूलवाने के लिए आप जो है पिस्तौल से किसी की कनपट्टी पे रख दें और ज़बरदस्ती करें और उसको इतना मारें कि उसका पूरा बदन छलनी हो जाए। ये जो है फॉरेस्ट अफसरान के लिए भी और पुलिस के लिए भी ज़ेबा नहीं देता। सीधी बात अपील करता है कि फौरी हुकूमत और मुताल्लिका ताल्लुका इंतज़ामिया हो या ज़िला इंतज़ामिया इस जानिब रुजू करे क़ब्ल इसके कि जो है नौजवान भड़क जाए और इस तरह की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ मैदान में उतर आए। जी हाँ नाज़रीन, ये हमारे एक ये थी। आप भी इस वीडियोस को दोस्तों तक फैलाने में हमारी मदद करें ताकि ये बात हुकूमत तक पहुँचे और जो है दबाव बनाया जाए खाते अफसरान पर एक्शन लेने के लिए। नाज़रीन, दूसरी खबर है लाहौर की और ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। उम्मत में ये ख़बर छपी हुई है। मेरे पीछे ये तस्वीर बदल रही है। देखिए, एक औरत है जिसका सर नंगा कर दिया गया है और उसकी बगल वाली एक तस्वीर में देखिए कि 2 अफराद को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। हकीकत है क्या है? पाकिस्तान के बड़े शहरों में आइस नशे की लत लगने के बाद गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस हो जाने वाली नस्ल सामने आ रही है जिसके ख़ानदान के ख़ानदान तबाही का शिकार हो रहे हैं। बहनें और भाई, बीवियां और शोहर नशे की तलब पूरी करने के लिए पार्टियों में डांस करने से लेकर हर किस्म की घिनौनी हरकत के लिए तैयार हो जाते हैं। लाहौर में दोस्तों के सामने नाचने से इनकार करने पर बीवी का सर मोड़ने वाले शोहर और मुतासिरा बीवी के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो दोनों ही आइस नशे के आदी हैं। उम्मत जो पाकिस्तान का अखबार है, ऑनलाइन अखबार भी है और प्रिंट एडिशन भी है, उसकी सीनियर रिपोर्टर इमरान खान का कहना है कि 1 साल पहले कराची में भी उनका सामना एक ऐसी खानदान से हुआ था जहां आइस के नशे के आदी होने के बाद 3 बहनें, भाई और एक बहन का शौहर गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस हो गए थे। लाहौर पुलिस के मुताबिक बीवी के बाल काटने वाले मुलजिम फैसल का कहना है कि उसे याद ही नहीं कब उसने अपनी बीवी आसमा पर तशद्दुद किया और उसके बाल काटे। फैसल का कहना है कि नशे के बाइस वो होश खो चुका था। 2 रोज़ कबल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में अस्मा अजीज़ ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसका शौहर फैसल रोज़ अपने दोस्तों को घर लाता था और उनके सामने उसे रक्स करने का कहा करता था। अस्मा ने वीडियो में कहा कि रक्स से इनकार पर शौहर ने मुलाजिमीन के साथ मिलकर उस पर तशद्दुद किया और पाइपों से मारा और उसके बाल काट दिए। अस्मा ने यह भी कहा कि शौहर ने मुलाजिमीन के सामने मुबैना तौर पर उसे बेलिबास किया और पंखे से लटकाने की कोशिश की। खातून का कहना था कि पुलिस FIR दर्ज करने के लिए रकम मांगती रही। ये पुलिस का हाल है।
पाकिस्तानी पुलिस का हाल क्या है? एक खातून जो मजलूम है, वो जब पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज कराना चाहती है तो पुलिस उससे रकम मांग रही है। वीडियो वायरल होने के बाद हुक्काम ने उसका नोटिस लिया और फैसल समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। निजी टीवी के मुताबिक तफ्तीश के दौरान जुमेरात को पता चला कि दोनों मियां बीवी आइस नशे के आदी हैं। लाहौर की इस हैरानकुन वाक़े पर कराची में उम्मत के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान का कहना है कि उन्हें इस पर हैरत नहीं हुई, ताहम इस तरह के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश ज़रूर हो रही है। हैरत क्यों नहीं हुई, इस हवाले से उनका कहना है कि 1 साल पहले मंशियात के हवाले से स्टोरी पर काम करते हुए मेरी मुलाकात कराची की एक ऐसी फैमिली से हुई जिसमें 3 शादीशुदा बहनें, एक भाई और एक बहनोई आइस के नशे में मुब्तला थे। 2 बहनों की तलाक हुई तो तीनों साथ रहने लगी। ये पांचों मिलकर नशा करते, पैसे ना होने पर निजी पार्टियों में जाने लगे। डिमांड सिर्फ ये होती कि हमारा नशा पूरा करा दो, जो चाहे करवा लो। एक पढ़ा लिखा सफेदपोश घराना तबाही के दहाने पे पहुंच गया। पार्टियों के बाद घर में भी ऐसी अखलाक बाख्ता सरगर्मियों में मुलव्वस हुए कि लिखना महाल है। मेरे अक्सर एएनएफ, पुलिस एक्साइज और कस्टम समेत जितने भी मुताल्लिका इदारों के अफसरान से उस मौजू पर बात हुई, यही हकीकत सामने आई कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब थाने की पुलिस एक्साइज अफसरान माहाना और हफ्ते की आमदनी के लिए सालों चरस और हीरोइन के धंधे की सरपरस्ती करते रहे, आला हुकाम हिस्सा लेकर खामोश रहे, हुकूमती अरकान सियासी अखाड़ पछाड़ में मसरूफ रहे, करप्शन ही मत में नजर रही, ऐसी सूरत हाल में माफिया ने माशरे में मजबूत पंजे गाड़े। अब चरस और हीरोइन के साथ क्रिस्टल आइस भी सप्लाई होने लगी, जिसका शिकार पौश आबादियों के नौजवान लड़के लड़कियां बने, यानी जो अपने आप को तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता कहते हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनी, बैंक, निजी दफातर, हत्ता के अस्पतालों में काम करने वाले डिप्रेशन और मायूसी का शिकार अफराद बने, तो यह हाल तो होना ही था। किस हुकूमत ने मंशियात और माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए जंगी और हंगामी बुनियादों पर मुल्क भर में काम करने के लिए असम्बलियों में आवाज उठाई? हालिया दिनों में आइस मंशियात के खिलाफ कराची में जो नाम निहाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई, उसका पस मंजर आपको बताता हूं, क्योंकि मुल्क के कई बड़े बाअसर और साहिब हैसियत खानदानों के चश्मो चिराग भी इसी नेटवर्क की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर चुके। तब जाकर डिफेंस, क्लिफ्टन में, तालीमी इदारों में और निजी महफिलों में मंशियात सप्लाई करने वाले 2-4 के खिलाफ कार्रवाई सामने आई। हम किस तरफ जा रहे हैं? जिस खानदान का ऊपर जिक्र किया है, उस जैसे दर्जनों दीगर भी उनसे राब्ते में हैं। अब भी अगर अरबाब इख्तियार ना होश के नाखून नहीं लिए तो फिर इस पूरी कौम का अल्लाह ही हाफिज है। इमरान खान का कहना है कि नशे का शिकार होकर अपनी जिंदगी के साथ इज्जत और आबरू भी खो देने वाले उन अफराद की अक्सरियत नौजवानों की है और बेशतर मुतमव्विल आबादियों की रिहाइश है। याद रहे कि क्रिस्टल और आइस जैसे नशों का पाकिस्तान में इस्तेमाल हालिया कुछ अरसे में बढ़ा है। नाज़रीन, सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है, यह हर उस तमद्दुन और तहजीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता कहने वाले ममालिक का है। लेकिन जब मुस्लिम ख़वातीन को और मुसलमान नौजवानों को इस तरह की चीज़ों में लत में और इस तरह की नशे की आदत पड़ जाए, तो फिर इस तरह की ख़बरें सामने आना और इस पर अफसोस करना लाजमी हिस्सा बन जाता है। यहीं बेंगलुरु की ही बात ले ले, जहाँ से हमारा इदारा चलता है और जहाँ हमारा दफ्तर मौजूद है, इसके आसपास में ही कुछ वो ऐसी दुकानें हैं जो शराब की हैं। वहाँ से जो नौजवान निकल के आते हैं, रात भर जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर खड़े हुए लोगों को, उनके हाथों में या तो सिगरेट होता है या फिर शराब की बोतल, जो इस कदर इस वक्त बेहया हो गए हैं और इस कदर निडर हो गए हैं कि वो नौजवान जिनकी उम्रें 17, 18, 19, 20, 21 साल के दरमियान में होती हैं, वो नौजवानों के हाथ में शराब की बोतलें आ गई हैं, एक हाथ में सिगरेट आ गया है और चरस और गांजा और हुक्का तो इस वक्त एक फैशन बन गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुलव्वस हमारी मुसलमान कौम है, जो बेरोज़गार है और कुछ रोज़गारी कमा लेती है तो फिर वो सारी की सारी चीज़ें नशे में उड़ा रही है। लाहौर का ये वाक़या सिर्फ लाहौर के लिए वाबस्ता नहीं है, कराची का एक वाक़या पेश आया तो कराची से वाबस्ता नहीं है। अफसोसनाक बात यह है कि शोहर अपनी बीवी को नाचने पर मजबूर कर रहा है, सिर्फ जो है अपना नशा मिटाने के लिए। अब इस पर जितना भी अफसोस किया जाए और जितना भी बोला जाए कम है। इस खबरों को आप तक पहुंचाकर इन लोगों को बेइज्जत करना या जिल्लत की गहराई और गिराई में धकेलना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि आप लोगों को चौकन्ना करना है और हमारे उलमाए किराम को और वो सारे दानिश्वर तबके को ये समझता है कि जो है वो बहुत कुछ काम कर रहा है। हकीकत ये है कि हम ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ज़मीनी सतह यह है कि हमारे 99% नौजवान, वो चाहे असली तालीम याफ्ता हो या दीगर ताजराना तबका, वो सारे की सारी आज 12 रात की सारे अपने औकात या तो गलत कार्यों में गुजार रहे हैं या नशे में गुजार रहे हैं या फिर मोबाइल में गलत चीज़ों को देखते हुए गुजार रहे हैं। ये हमारी नौजवान नस्ल का 99 तबका है
जो बचा कुचा है, अल्लाह करे कि उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते खोल दे। मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के वाक़यात जब सामने आते हैं तो अफसोस करें, अपने औलाद की, अपने आने वाली नस्लों की बेहतर तरबियत के सिलसिले में सोचें और मुताल्लिक़ा मसाजिद से या इस तरह कोई नौजवान बेराह रवी का शिकार हो गया अपने महल्ले में, कॉलोनी में, तो उसको जो है मसाजिद का रास्ता दिखाने की कोशिश करें, उसको सही रास्ते पर लाने की क्या सूरतें और शक्लें हो सकती हैं उसके बारे में सोचने की कोशिश करें, तो शायद हम हमारे समाज को बर्बादी की जानिब ले जाते हुए बचा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये ख़बर थी पुलिस की जिसमें जुल्म सितम ढाया गया, और एक ख़बर थी हमारे समाज से वाबस्ता, वो चाहे किसी भी मुल्क से वाबस्ता हो, ख़बर तो ख़बर होती है, इसलिए कि जो है जब नशा ज़्यादा हो जाता है किसी कौम में तो उस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ होता है। इस ख़बरों को आप आम करें और चौकन ना करें लोगों को, अपनी नस्लों को, अपने कॉलोनी और दीगर अहबाब को। इसी अपील के साथ मैं और प्राइम टाइम के इस पैगाम के साथ आपसे रुखसती चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो इस वीडियो को आम करने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।